हेलो एवरीवन। चलो आज हम सेक्शन में आते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब के। रिमेंबर, आप जब वर्ब्स पढ़ते हो तो मेन वर्ब हमेशा आपको याद करना पड़ता है और मेन वर्ब के सारे फॉर्म्स आपको एकदम बिल्कुल पक्के याद होने चाहिए, क्योंकि आप जो मेन वर्ब्स याद कर रहे हो ना, वो दो तरह के मेन वर्ब्स याद कर रहे हो। एक है रेगुलर वर्ब्स, एक है इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स आसान इसीलिए है क्योंकि सारे रेगुलर वर्ब्स में सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना है। आराम से खाली ईडी ईडी लगाते चले जाओ, सेकेंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगा। परेशानी तब होती है जब हम इररेगुलर वर्ब्स में आते हैं, जिनमें गो वेंट गॉन, सी सॉ सीन, है ना, या फिर पुट पुट पुट, तीनों सेम फॉर्म्स हो जाते हैं या तीनों अलग हो जाते हैं। कभी कभी दो सेम होता है, जैसे सिट सैट सैट। लेकिन इसमें अगर उलझ रहे हो तब तो आपको और प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसके बाद जो आता है सेक्शन, वो पोर्शन उन वर्ब्स का है जिन वर्ब्स के फॉर्म्स में ही हम कंफ्यूज कर जाते हैं, है ना। और उसके बाद हम मिस्टेक करते हैं। हम ऐसे ही फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स में पांच पांच वर्ब्स के ऐसे जोड़े करेंगे जिनमें हम कंफ्यूज करते हैं, और उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल सिखाऊंगी सेंटेंस में। लेकिन आपको तो तीनों फॉर्म्स याद करने हैं, यानी टेंस शुरू होने से पहले ही हम टेंस का थोड़ा सा एक झलक देखते जाएंगे, क्योंकि जो सेंटेंसेस होंगे उसमें तो आप जो वर्ब के फॉर्म भरोगे तो टेंस के अकॉर्डिंग ही तो सोच के भरोगे ना। ठीक है, आइए कंफ्यूजिंग वर्ब, और वो कंफ्यूजिंग वर्ब में सबसे पहले आप ये तीन वर्ब्स को देखो। आपका क्लास नोट्स में जाओगे तो क्लास नोट्स में आपको ये मिलेगा, पेज नंबर 29 में, क्लास नोट्स के पेज नंबर 29 में। ठीक है, देखो ध्यान से। आप अगर लर्न का डिक्शनरी में देखोगे मीनिंग ना, तो उसका लर्न का मीनिंग तो सीखना होगा, लेकिन उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में LEARNT भी देखोगे और LEARNED भी देखोगे। लेकिन याद रखना, हमें लर्नेड वर्ड जो है, हम अकॉर्डिंग टू, अगर हम ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग चले तो लर्नेड जो वर्ब है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम करता है। थर्ड फॉर्म है, वर्ब का ही फॉर्म है तो वर्ब ही है, लेकिन थर्ड फॉर्म में वो एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि जो हम लोग यूके इंग्लिश पढ़ते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, अगर तीन वर्ब याद रखना, अगर इनमें आपको ईडी भी दिखाई दे और टी भी दिखाई दे तो टी वाला सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सिलेक्ट करना। जैसे लर्न का लर्नेड भी दिखेगा, लर्नड जिसको कह देते हैं। ड्रीम का ड्रीम्ड और ड्रेम्ट भी दिखेगा, और तीसरा है बर्न, जिसका बर्न्ड और बर्न्ट भी दिखेगा। लेकिन यूके इंग्लिश कहता है कि टी वाला लगाएंगे, और हम क्योंकि यूके से ही इंग्लिश सीखे हुए हैं, ब्रिटिश से ही, इसलिए हम टी वाला प्रेफर करते हैं। इसलिए फॉर्म्स देखो, लर्न, लर्नड, लर्नड, ठीक है, ड्रीम, ड्रेम्ट, ड्रेम्ट, और बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। अब अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो देखो, ड्रीम का एडजेक्टिव फॉर्म भी ड्रीम है। जैसे अगर मैं कहूं ड्रीम हाउस है मेरा ये। बर्निंग ट्रेन, सुना ही होगा पिक्चर का नाम, है ना। बर्न्ट लीव्स, या किसी के नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव के रूप में थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों आता है। लेकिन लर्न का वर्ब फॉर्म लर्न, लर्नड, लर्नड है, और लर्नेड बोलते हैं वो एडजेक्टिव के रूप में। जैसे कोर्ट में जाओगे, द लर्नेड जज, है ना, यानी कि ज्ञाता, जो जज है उनकी विशेषता बताई जा रही है। आई हैव लर्नड इट बाय हार्ट, मैंने इसे अच्छी तरह से याद कर लिया है। देखो लर्नड लगाया, लेकिन अगर जज की विशेषता बता रहे हैं तो लर्नेड लगा रहे हैं। यानी जहां पे आप इसको वर्ब के रूप में ले रहे हो, बेटा याद रखना, एक पॉइंट, पहला पॉइंट यहीं सीख जाओ। अगर आपको हैव दिखाई दे, हैज दिखाई दे
और हैड दिखाई दे तो इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना। ठीक है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। इसलिए देखो पहला पॉइंट में ही हमने वो सिखा दिया। और किसी भी नाउन के बारे में जानकारी देने के लिए अगर कोई वर्ड आ रहा है वो एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के प्लेस पे अगर हम वर्ब लगा रहे हैं तो देखो थर्ड फॉर्म लिया लर्नड जज। बर्न्ड लीव्स ये बताता है कि ऑलरेडी बर्न हो चुका, बर्न ऑलरेडी हो चुका, बर्न्ड लीव्स। नहीं तो अभी भी जल रहा होता तो कहते हैं बर्निंग लीव्स, है ना। और ड्रीम हाउस, देखो मेरे सपनों का घर। ये है आपका फर्स्ट पेज, देखो ध्यान से। नेक्स्ट आओ, पेज नंबर ये 29 से शुरू हो रहा है। अब आओ कंप्लीट और फिनिश। कुछ लोग कहते हैं भाई कंप्लीट मतलब पूरा, फिनिश मतलब भी पूरा करना, खत्म करना। तो खत्म करना, पूरा करना तो एक ही बात हुआ, फिनिश ही तो कंप्लीट हुआ। लेकिन बेटा डिफरेंस है थोड़ा। अगर आप कंप्लीट देखो तो वो पूर्ण करने का एहसास कराता है। फिनिश का मतलब खत्म करने का, तो कई बार खत्म करना मतलब पूरा करना होता है, लेकिन कई बार उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट निकल जाता है, यानी कि एकदम खत्म कर देना। जैसे अगर मैं कहूं कोई व्यक्ति शादी के बाद कहता है आई एम कंप्लीट नाउ, यानी कि अब मेरी जीवन साथी आ गई है, अब मैं पूरा अपने आप को पूर्ण महसूस कर रहा हूं, आई एम कंप्लीट नाउ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति का बिजनेस वगैरह डूब जाए, कहेगा आई एम फिनिश्ड नाउ, मतलब मैं बर्बाद हो गया। फिनिश बर्बाद करने के भी सेंस में आता है। इसी पे बहुत अच्छा एक ग्रामेरियन ने एक सेंटेंस कहा था, बहुत मजेदार सेंटेंस था, 3 सेंटेंसेस कहा था उन्होंने कि इफ यू मैरी द राइट वुमेन यू आर कंप्लीट। अगर आप सही महिला से शादी करते हो तो आप कंप्लीट हो, कंप्लीट महसूस करते हो ना। इफ यू मैरी द रॉन्ग वुमेन यू आर फिनिश्ड। अगर गलत लड़की से शादी हो गई तो बर्बाद हो जाते हो। इफ यू मैरी द रॉन्ग वुमेन यू आर फिनिश्ड। और तीसरा सबसे मजेदार था, इफ द राइट वुमेन कैचेस यू विद द रॉन्ग वुमेन यू आर कंप्लीटली फिनिश्ड। और अगर सही महिला, मतलब जिससे आपकी शादी हो चुकी है, कैचेस यू विद द रॉन्ग वुमेन, यानी कि आपकी शादी के बाद जो गर्लफ्रेंड बनाए हुए घूम रहे हो, तब तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। देखो कंप्लीटली फिनिश्ड, कितना अच्छा से कंप्लीटली को एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करके फिनिश्ड की विशेषता बताया है ना। इसीलिए आओ, ही इज डैश एंड बैंकरप्ट नाउ। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, जिसका सिनोनिम है इंसॉल्वेंट, दिवालिया। जब बैंक किसी को दिवालिया घोषित कर देता है तो बिल्कुल बर्बाद हो चुका होता है। ही इज फिनिश्ड एंड बैंकरप्ट नाउ। आई हैव डैश द वर्क, इसमें तो दोनों आ सकता है, हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव फिनिश्ड द वर्क, दोनों हो सकता था, है ना। अ वुमन फील्स कंप्लीट आफ्टर बिकमिंग अ मदर। एक महिला कंप्लीट फील करती है मां बनने के बाद। देखो ध्यान से, क्लियर। अब चलते हैं हम बाकी कंफ्यूजिंग वर्ब को डिटेल में देखते हैं। चलो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैंने आपको जो फर्स्ट वर्ड बताया है वो है बिड। बिड का तीनों फॉर्म बिड, 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 है ना। चलो, बिड, बिड, बिड का मतलब होता है बोली लगाना, जैसे कि नीलामी में बोली लगाई जाती है। बिड, बेड, बिडन होता है किसी को ऑर्डर करना यानी आदेश करना, या फिर जैसे गुड नाइट या गुड बाय अगर हम बिड करते हैं ना, तो आखिरी बिड का हम इस्तेमाल जो करते हैं, जो बोलते हैं, तो वो होता है जब हम किसी को ग्रीट कर रहे हो, ठीक है ना, अभिवादन करना जिसको कहते हैं। हैंग, हंग, हंग, कोई चीज ऐसे टांगना हुआ, हैंग, हंग, हंग। और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड अगर है तो इसका मतलब है फांसी पे चढ़ाना। देखो कंफ्यूजिंग है ना।
लाई का लाइड लाइड होगा तो इसका मतलब होगा झूठ बोलना। लाई ले लेन इसका मतलब लेटना। और लेड 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 इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज हॉरिजॉन्टली रखना, देना जैसे अंडा देने की क्रिया हुई, प्राण जैसे न्योछावर करते हैं यानी न्योछावर करना, ये होता है ले लेड लेड। रेंड रेंट रेंट एकदम चीरते हुए निकलना, तार तार करना, टुकड़े टुकड़े करना, ऐसा। रेंट बेटा नाउन में रेंट का मतलब क्या होता है? नाउन में रेंट का मतलब किराया होता है, तो वर्ब में रेंट का मतलब किराए पे चढ़ाना हुआ। रेंट रेंटेड रेंटेड। फॉल फेल फॉलन गिरना। फेल फेल्ड फेल्ड गिराना। ठीक है, चलो देखो कंफ्यूजिंग है ना। बिड का अगर तीनों फॉर्म सेम है तो जैसे नीलामी में बोली लगाते हैं ना, उसकी बात हो रही है। और एक जो बिड बेड बिडन है, ये आदेश देना या अभिवादन करना यानी ऑर्डर करना या किसी को ग्रीट करने की बात होती है। स्पेशली जो लास्ट ग्रीटिंग होता है ना, गुड नाइट या गुड बाय, उसकी बात हो रही है। अब जो मैंने अभी आपको पढ़ाया बस उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चंस है। आप कम से कम सही वर्ब तो लगा देना, उसके फॉर्म्स तो मैं बता दूंगी। हो गया? चल अब मैं जहां पर भी हैज देखूंगी, मुझे पता है हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ही हैज डैश द हाईएस्ट प्राइस, बोली लगाने के लिए बिड का तीनों फॉर्म सेम था, थर्ड फॉर्म लगाया तब भी बिड आया। और ही हैज डैश गुड बाय टू ऑल, गुड बाय का मतलब अभिवादन करना हुआ। बिड बेड बिडेन, उसने मुझे आदेश दिया बाहर निकलो। बेटा कभी सोचो, कोई रोज आपको आदेश नहीं देता है, प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता। उसने मुझे बाहर निकलने का आदेश दिया, तो मैंने यहां पे सेकेंड फॉर्म लगा दूं। ही बेड मी लीव द रूम। देखो, आदेश देना और ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन करना, दोनों में बिड बेड बिडन था। एक जगह मैंने थर्ड फॉर्म लगाया क्योंकि हैज के बाद है, और एक जगह मैंने सेकेंड फॉर्म लगाया। उसने पिक्चर टांग दी, ही हैज हंग द पिक्चर, है ना, थर्ड फॉर्म चाहिए, हैंग हंग हंग। उन लोगों ने सद्दाम हुसैन को, एक बहुत छोटा सा ट्रायल चला कोर्ट में, उसके बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया ना, तो दे हैंग्ड होगा। अब आपने सेकेंड फॉर्म क्यों लगा दिया? इसीलिए क्योंकि जब पास्ट की बात होती है तो हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर आपको एक्शन से महसूस हो कि एक्शन किसी पास्ट के समय का है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना। उसने अपने पास्ट के बारे में सब कुछ झूठ बोला था। कैसे बोलूं मैं? ही लाइड अबाउट हिज पास्ट, ही टोटली लाइड अबाउट हिज पास्ट, है ना। अच्छा, भगत सिंह की अगर बात हो तो भाई भगत सिंह अभी का बात नहीं है, भगत सिंह तो पास्ट टेंस है, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। भगत सिंह लेड हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री। किनारे, आप जो किताब है आपके वो किनारे रख दो और लेट जाओ। रख दो, ले योर बुक्स असाइड, लेट जाओ, लाई डाउन टू रेस्ट, यानी आराम करने के लिए लेट जाओ, लाई डाउन टू रेस्ट। आप कहोगे मैम वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया? मेरी बात सुनो, अभी मैंने आपको दो चीजें सिखाई थी कि अगर हैज का हैव या हैड आ जाए तो आप इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए। ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम पास्ट की बात करें, पास्ट की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए।
ठीक है, अगर पास्ट की बात करें तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म चाहिए। तीसरा, अगर किसी को आप कह रहे हो गो, बी हैप्पी, गेट अप, प्लीज हेल्प मी, इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर होता है, सजेशन होता है, रिक्वेस्ट होता है। यानी अगर आपको अगर ऐसा सेंटेंस दिखाई दे जैसे लग रहा है अपनी किताब रख दो और लेट जाओ, यानी कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन जैसे कोई वाक्य दिखे ना, तो याद रखना इसमें आप वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करते हो। नाउ व्हाट इज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब? बेटा उसके बाद अगर याद रखना वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू करते हो, आगे कुछ भी हो सकता है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दोनों देखने में तो सेम है, सिर्फ बी को छोड़कर। बेस फॉर्म बी है, फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, फर्स्ट फॉर्म एस ई एस लगाओगे तो इज हो जाता है, वरना बाकी गो का गो ही है, सी का फर्स्ट फॉर्म सी है। यानी बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ज्यादा कंफ्यूजन अभी मत करो, वो मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, है ना। अब आओ, ही हैज डैश द हाउस, उसने अपनी मकान को किराए पे चढ़ा दिया है। ही हैज रेंटेड द हाउस। देखो ध्यान से, ये है तो वर्ब के फॉर्म्स, लेकिन इसके क्वेश्चंस आपको कई बार आप देखोगे कि आपको वोकैब में भी देता है। अभी बहुत सारे वर्ब्स आएंगे ऐसे जो वोकैबलरी वाले होंगे। उसके चीखों ने रात के सन्नाटे को चीरते हुए निकल गए, है ना। उसकी चीखें रात के सन्नाटे को चीरती हुई निकली, यानी कि चीरता हुआ। रेंड, रेंड, रेंड का सेकेंड फॉर्म था रेंट, है ना। चीरती हुई निकली। आप कहोगे मैम रोज चीखती है वो, तो फिर क्राइस आप चाहो तो रेंड भी लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो कि रोज उसकी चीखें सुनाई पड़ती है। He dashed down and sprained, देखो बेटा ये सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी सेकेंड फॉर्म होगा, क्योंकि सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पूरी बातें तो पास्ट में चलेगी ना। sprained his ankle का मतलब टखने में मोच आ गया, है ना। तो फॉल का सेकेंड फॉर्म फेल होगा, क्योंकि बंदा गिरेगा तभी तो टखने पे मोच आएगा। और एक कहावत है, स्मॉल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। याद रखना ये बंदा गिर गया, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक के ट्री को गिरा देते हैं, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। छोटे छोटे प्रहार बड़े बड़े ओक के ट्री को गिरा देते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सी सॉ सीन, देखना। सी का सेकेंड फॉर्म जो सॉ है, जरा देखो तो सॉ, है ना। ये सॉ खुद ही अपने आप में एक वर्ब भी है, क्योंकि सॉ का मतलब आरी होता है, तो आरी से काटना हो गया, यानी ये सेकेंड फॉर्म है और यहां ये फर्स्ट फॉर्म है। यही तो गड़बड़ हो जाता है कई बार, है ना। नेक्स्ट आओ, इसको बेटा कभी स्यू मत बोलना, इस सो है, सिलना को स्यू नहीं होता है, और स्विंग मशीन नहीं होता है, सोइंग मशीन। और सो, ये भी सो, ये भी सो सो, सोड, सोड। और एक और फॉर्म है सोन, ये हुआ सिलना। बीज वगैरह का बोना, सो, सोड, सोड। और केस जब करते हैं ना, कहते हैं ना आई विल स्यू यू, वही ये स्यू है इसका मतलब है केस करना किसी पर। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। लेकिन अगर ग्राउंड देखोगे नाउन में तो जमीन होता है, और अगर वर्ब की बात करो तो वर्ब में जमीन पे उतारने की बात होनी चाहिए, या जमीन पर रखे रहने की, मतलब जमीन से उड़ने नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। क्लियर। राइज, रोज, राइजन, जैसे चांद का, सूरज का उगना, उठना, तरक्की करना। रेज, रेस्ड, रेस्ड, उठाना, कोई मुद्दा हो, कोई बात हो। रेज, रेस्ड, रेस्ड, ध्वस्त करना, जैसे कोई बिल्डिंग ध्वस्त करने की बात होती है तो। फ्लाई,
मक्खी होता है, लेकिन मैं तो वर्ब पढ़ा रही हूं, तो वर्ब में है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना, जैसे कोई पानी का बहना, ठीक है। एंड ब्लो, ब्लू, ब्लोन, बहना जैसे हवा का बहना। फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना, जैसे कोई चीज खो गया हो फिर मिल जाए, पाना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, फाउंडेशन एक वर्ड है, नींव जिसको कहते हैं, नींव रखना इज फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। देखो, अब इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था, करो। आई हैव सीन दिस मूवी। हैव के बाद हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। वो लकड़ी काटता है, ही सॉज द वुड। लेकिन अभी मैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अवॉइड करूंगी, क्योंकि जानते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, SES भी लगता है ना, SES के बिना भी बनता है, क्या करें, इसीलिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म से काम चलाते हैं। ही सॉड द वुड, उसने लकड़ियों को काटा। वो मसाले को क्या करता है भाई, सोल्ड करता है, सेल का सेकेंड फॉर्म है, तो मैं यहां भी सेकेंड फॉर्म लगा दूं। पीसने का सेकेंड फॉर्म ग्राउंड, ग्राइंड का सेकेंड फॉर्म हुआ ग्राउंड। दे हैव डैश ऑल द फ्लाइट्स ड्यू टू अ हॉक्स कॉल। हॉक्स कॉल होता है ना, कई बार देखते हो, सुनते हो ना, हवाई जहाज में बॉम्ब है, बस सारे के सारे जितने फ्लाइट्स होते हैं सबको रोक दिया जाता है। नहीं, तो दे हैव क्या किया है, सारे फ्लाइट्स को, उन लोगों ने ऊपर उड़ते हुए जितने जहाज थे सबको जमीन पे ले आया, ग्राउंडेड। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। द सन हैज ऑलरेडी, फर्स्ट थर्ड फॉर्म चाहिए हैज के साथ, राइज, रोज, राइजन। मैं आज लेट उठा, उठने के बाद ही तो बोलोगे ना कि भाई आज मैं लेट उठा। आई रोज अप, यानी कि राइज का सेकेंड फॉर्म, राइज अप, रोज अप। नेक्स्ट आओ, भगवान तुम्हें तरक्की दे, तुम तरक्की करो लाइफ में, मे यू राइज। बेटा ये मे जो है ना मॉडल है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। हाथ उठाओ इफ यू एग्री टू माई प्रपोजल, मेरे प्रपोजल से सहमत हो तो हाथ ऊपर करो। उठाना का इंग्लिश होता है RAISE, और अभी बताया था ना ऑर्डर्स, सजेशन, रिक्वेस्ट के लिए वर्ब का बेस फॉर्म से शुरू करते हैं हम लोग। दे डैश द डिलपिडेटेड बिल्डिंग, इसका मीनिंग ही पता नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा बोलना क्या चाहती हूं। डिलपिडेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा सा, यानी टूटा फूटा, वोन आउट बिल्डिंग। अब टूटे फूटे से मकान को उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने गिरा दिया। वो गिरा देते हैं, गिरा देते हैं तो रेज, गिरा दिया तो नहीं सॉरी, गिरा देते हैं तो RAZE, और गिरा दिया तो रेज्ड। उन लोगों ने इस लड़के को जिंदा पाया, फाइंड का सेकेंड फॉर्म लगा दे रही हूं, फाउंड। बेटा आप खाली वर्ब चुन लो, आपको सही वर्ब खोज लो बस, बाकी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मैं कर लूंगी अभी, क्योंकि आपको टेंस नहीं पढ़ाया है। दे डैश द यूनिवर्सिटी इन 1950, फाउंड का सेकेंड फॉर्म फाउंडेड। और टेंस पढ़ लेते हो उसके बाद तो फिर आपको वर्ब का सही फॉर्म भी लिखना आना चाहिए ना, है ना। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, स्थापित करना। मच वाटर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। बहने का इंग्लिश होता है फ्लोड, ब्रिज के नीचे से काफी पानी बह के निकल चुका है। एक कहावत है, फ्लाई इनटू अ रेज। जब शी एब्यूज्ड हिम, जब उस लड़की ने उस लड़के को गाली दी तो ये लड़का गुस्सा हो गया। फ्लाई का सेकेंड फॉर्म फ्लू, इनटू अ रेज। फ्लाई इनटू अ रेज इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी आता है, इसका मतलब होता है एकदम अचानक गुस्सा होना। नेक्स्ट,
आ जाओ नेक्स्ट देखो बेटा, स्टिक, स्टक, स्टक, चिपकना, कोई चीज से लगे रहना, सटे रहना, है ना। स्ट्राइक अगर नाउन देखोगे तो नाउन में स्ट्राइक का मतलब क्या होता है, हड़ताल। अगर स्टिक में नाउन देखोगे तो नाउन में स्टिक का मतलब होता है छड़ी, लेकिन वर्ब तो अलग मीन करेगा ना बेटा, है ना। तो देखो जरा, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, इसका मतलब होता है प्रहार करना, ऐसे, है ना, झटके से किसी को प्रहार कर दिया, है ना। रिंग, रैंग, रंग, रिंग का मतलब अंगूठी होता है, लेकिन घंटी बजाना भी तो होता है। रिंग, रैंग, रंग का मतलब हुआ क्या, घंटी बजाना। लेकिन नेक्स्ट देखो है रिंग, बेटा रैंग नहीं है, फिर रिंग, रंग, रंग है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहां पे निचोड़ना, कैसे, ऐसे, कपड़े की तरह। स्विंग, स्वंग, स्वंग, स्विंग का मतलब होता है झूला, तो झूलना भी होता है स्विंग, स्वंग, स्वंग। लेकिन एक और वर्ड है स्विंग इनटू एक्शन, ये एक इडियम के रूप में आता है, जिसका मतलब होता है कि हरकत में आना, यानी एक्टिव हो जाना। बियर मत बोलना, इट्स बेयर, बोर, बॉर्न। बेयर का मतलब होता है पैदा करना, बेयर, बोर, बॉर्न, पैदा करना। बेयर, बोर, बॉर्न, BORNE, बर्दाश्त करना। बेटा ये विंड नहीं है, विंड तो पवन होता है ना, जो हवा है, नाउन। यहां पे इसको विंड नहीं, इसको वाइंड कहेंगे। वाइंड मतलब ऐसे चाबी लगाना या कोई चीज घुमाना, ऐसे वाइंड, वाउंड, वाउंड। और अगर वाउंड बोल रहे हो तो चाबी लगाने का सेकंड फॉर्म है, लेकिन अगर वूंड बोल रहे हो तो वूंड का मतलब घाव होता है। वूंड का मतलब घाव, और घाव करना यानी जख्मी करना इज वूंड, वूंडेड, वूंडेड। फॉरगो क्या है, छोड़ देना, त्याग देना, है ना। फॉरगो, फॉरवेंट, फॉरगॉन, क्योंकि गो, वेंट, गॉन होता है इसीलिए। लेकिन फोरगो बेटा FORE, कहीं पर भी आपको FORE दिखे तो समझ जाना के पहले, तो के पहले जाना हो गया। फोरगो, फोरवेंट एंड फोरगॉन। बाइंड, बाउंड, बाउंड, बांधना, एंड बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड, बाउंड्री से बना है, दायरा बनाना, दायरा बनाओगे चारों तरफ से तो बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड। देखो दायरा बनाना, ठीक है। अब जो पढ़ाया अभी उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन से जरा करके दिखाओ तो। डैश टू योर लेन, स्टिक टू योर लेन, अपने लेन से चिपके रहो, दूसरे के लेन पे मत जाओ, अपने लेन पे चिपके रहो, स्टिक टू योर लेन। डैश द आयरन व्हेन इट इज हॉट, देखो सब में वर्ब का बेस फॉर्म लगा रही हूं मैं, क्योंकि आपको कह रही हूं अपने लेन में लगे रहो, यानी सजेशन दे रही हूं आपको, कह रही हूं कि जब एकदम सटीक समय हो तभी काम करो। एक कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ठीक है। घंटी बजा दो, रिंग द बेल। लेकिन हैज है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। कपड़ों को उसने क्या किया, रिंग, रंग, रंग, निचोड़ दिया। अब एक और रूल याद रखना, टेंस में पढ़ोगे, इज, एम, आर के बाद अगर वर्ब का फॉर्म देख रहे हो तो एक्टिव वॉइस में V1 ING आता है। मैंगोस आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, लेकिन कहोगे मैम हैंग तो पहले वाले में पढ़ाया था, इसमें तो हैंग तो था ही नहीं, कोई बात नहीं। आर स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, यानी कि झूल रहे हैं। मैंगोस आर स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, देखो ध्यान से। द पुलिस, स्विंग का सेकेंड फॉर्म स्वंग, द पुलिस स्वंग इनटू एक्शन, यानी हरकत में आ गई जैसे ही दंगा भड़का, when the riot broke out. He was dash in 1990, he was born in 1990. ये पैसिव वॉइस है,
क्योंकि बेयर का मतलब होता है पैदा करना, यहां पैदा होने की बात है। याद रखना एक और बात, जब हम पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे ना आपको, तो बी का कोई ना कोई फॉर्म जरूर आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और ये स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। जरा देखो ध्यान से, यहां बी का सेकेंड फॉर्म वॉज आया है, और बॉर्न यानी पैदा किया नहीं है इसने, पैदा हुआ है। आई हैव डैश द पेन विथ करेज, हमें फिर हैव के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए। मैंने बहुत मेहनत, बहुत ही करेज के साथ, हिम्मत से मैंने इस दर्द को झेला है। बर्दाश्त करना का बेयर बोर बॉर्न BORNE होगा। कॉलेरा इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, एडजेक्टिव में बॉर्न लगा रहे हैं हम, वाटर बॉर्न यानी कि वाटर के द्वारा कैरीड। देखो वाटर के द्वारा कैरीड। डैश द वॉच, वाइंड द वॉच। द रॉबर्स डैश हिम, रॉबर्स ने क्या किया उसको, रॉबर्स ने उसके जख्मी कर दिया। वूंडेड हिम, वूंड का सेकेंड फॉर्म वूंडेड। मीठा खाना, डेजर्ट, डबल एस वाला, देखो डबल एस वाला जो होता है ना, उसको स्वीट डिश कहते हैं। जो खाने के बाद हम स्वीट डिश खाते हैं ना, उसको डिजर्ट कहते हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हो तो मीठा जो खाते हो खाने के बाद उसको छोड़ दो, फॉरगो डिजर्ट्स। हिज पास्ट डैश वेरेवर ही अप्रोच्ड फॉर अ जॉब, इसका जो भूतकाल था, पास्ट था, वो उसको जहां पर भी वो जॉब के लिए जाता था, पास्ट उसको हमेशा परेशान करता था, क्योंकि उसके पास्ट हमेशा पहले चला जाता था कि भाई ये चोर था, इसको सजा हुई थी, यानी उसके बारे में खबर पहले पहुंच जाती थी। फोरवेंट, देखो रूट्स डैश द सॉइल, जड़ सॉइल को बांध के रखता है, बाइंड द सॉइल। देखो ध्यान से, 6 में मैंने आपको लिखवा दिया था, स्विंग इनटू एक्शन का मतलब हरकत में आना। जब दंगा भड़का तो पुलिस तुरंत ही एक्टिव हो गई। द कोर्ट डिसीजन हैज डैश अस टू पे द पेनाल्टी, हैज डैश अस, अब मुझे तो पता नहीं क्या वर्ड लगेगा, जरा देखे तो, हैज डैश अस, बाइंड लगेगा, सेकेंड फॉर्म यानी कि बांध दिया है हमें। द पुलिस, द कोर्ट डिसीजन हैज बाउंड अस, आप कोर्ट के डिसीजन से बंधे होते हो, करना पड़ता है। सीज डैश इंडिया ऑन 3 साइड्स, सीज बाइंड इंडिया नहीं, बाउंड इंडिया। बाउंड क्यों भाई, बाउंड्री के रूप में चारों तरफ से घिरा हुआ होना इज बाउंड। यहां पे हमारे इंडिया के 3 तरफ बाउंड्री बनाया हुआ है सी, है ना, यानी कि एक तरह से आखिरी जो दायरा होता है वो बनाया है। बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड, ठीक है। चलो, अब तक हम लोग जो किए थे, हम लोग वर्ब के फॉर्म्स में कंफ्यूज कर रहे थे, है ना। हम एक वर्ब को दूसरे वर्ब के फॉर्म से कंफ्यूज कर रहे थे। अब हम कई वर्ब्स को कभी नाउन से कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी एडजेक्टिव से कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो एग्जाम में ऑप्शंस रहेगा तब तो और आसान होगा। नेक्स्ट आओ, DESERT, डेसर्ट, क्या है ये, रेगिस्तान। वर्ब के रूप में त्याग देना, छोड़ देना। लेकिन डिजर्ट अगर कहोगे, इसका मतलब वो मीठा जो खाने के बाद आप खाते हो। यू विल गेट ऑल द PDF, क्यों टेंशन लेते हो। लेकिन अगर बुक ले लोगे तो हाथ में ऐसी कलर्ड PDF मिल जाएगा। अगेन आई टोल्ड यू, आपकी मर्जी, ठीक है। इफेक्ट, प्रभाव डालना, और उसका परिणाम इफेक्ट। लेकिन इफेक्ट का एक और मीनिंग निकलता है कि अगर इफेक्ट का मतलब प्रभाव है तो प्रभाव में आना, यानी प्रभाव में कोई चीज लाते हो, वो भी तो इफेक्ट करते हो। लेकिन क्वेश्चन आपका जो आता है बस यही दोनों से आता है। एनीवे, हमने तीनों का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको। प्रैक्टिस CE वाला और एडवाइस CE वाला नाउन है।
सीई वाला प्रैक्टिस अभ्यास है, या अभ्यास करने की बात करना चाहते हो तो एसई है। और अगर मैं कहूं यार ये तो इंडिया में चाय पिलाना कॉमन प्रैक्टिस हो गया है, तो अगेन सीई है, नाउन। आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास जो बार बार करते हो वो एसई वाला है। सलाह इज एडवाइस, सलाह देना एडीवीआई एसई। ढीला LOOSE, हानि LOSS। खोना या हारने की बात होती है तो LOSE, खोना या हारना। देखो जरा, बनाओ, फटाफट करो, जितना पढ़ाया उनमें से ही ये करना है आपको। He dash his family। बेटा एक तो हम लूज, लॉस्ट भी कह सकते थे अगर देखा जाए तो, लेकिन यहां पे हमें चाहिए ऐसा वर्ड जो हमने पीछे पढ़ा है ना। अगर हम पीछे देखें तो पीछे जो फैमिली से रिलेटेड वर्ड है, जो फैमिली में लगेगा, ठीक, वो इसमें से कौन है? लूज, लॉस्ट एंड छोड़ देना, ये दोनों हो सकता था। तो चलो मैं चलती हूं, दोनों लगा सकते हैं हम। He lost his family and he deserted his family. Sahara is a desert. Skip dessert if you want to lose weight। देखो अभी कल कराया था ना, उसी को मिक्स करके करा दिया। बैड वेदर क्या करता है? बैड वेदर आपके हेल्थ पर असर करता है, और इफेक्ट लगा दो, मेरे लिए सफिशिएंट है इतना। टेंस के अकॉर्डिंग मुझे इफेक्ट्स लगाना पड़ता। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब होता है, आपको नहीं पता छोड़ दो, आप खाली देखो सही वर्ब लगा पा रहे हो बस। एंड द इफेक्ट इज, जो इसका परिणाम होता है वो होता है खांसी जुकाम। कफ इज खांसी और जुकाम इज कोल्ड। लेकिन इफेक्ट का मैंने कहा था जनरली आता नहीं है वर्ब के फॉर्म में, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। दे सून इफेक्टेड, इफेक्टेड का मतलब होता है प्रभाव में लाना। दे सून इफेक्टेड द STSC एक्ट एज अनटचेबिलिटी, यानी कि जो छुआछूत था वो एक कॉमन प्रैक्टिस बन गया था उस समय। कॉमन प्रैक्टिस, देन इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है चलन, चलन। एक कहावत है, देखो ये वर्ब है, हमें नाउन के रूप में यहां पर सब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए। याद रखना, सब्जेक्ट के प्लेस पे और के प्लेस पे कौन आता है? नाउन आता है, प्रोनाउन आता है। अब नाउन के प्लेस पे चाहिए तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का सीई वाला प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। और अगर मैं कहूं इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, यानी इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए का मतलब कि SE वाला चाहिए आपको, ठीक है। डोंट लूज योर टेम्पर, अपना टेम्पर मत खोना, डोंट लूज योर टेम्पर। ही इज वेयरिंग अ लूज शर्ट, ढीला शर्ट पहने हुए हैं। पाकिस्तान, लूज का सेकेंड फॉर्म लॉस्ट द मैच, और इट इज योर लॉस नॉट माइन। देखो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ये एडजेक्टिव ढीला शर्ट, और इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। गाना जैसा नहीं लग रहा आपको? इट इज योर लॉस नॉट माइन। डोंट डैश मी, डोंट एडवाइस मी। डू नॉट के बाद वर्ब का फॉर्म चाहिए आपको, बेस फॉर्म। मुझे सलाह मत दो, वैसे ही इंपरेटिव सेंटेंस से आदेश निवेदन वाले। नेगेटिव है तो डू नॉट से स्टार्ट किया बस।
और मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, आई नीड योर एडवाइस, नाउन के रूप में चाहिए तो सीई। कैसे पता ये नाउन है? बेटा याद रखना, योर, हिज, हर, माई, योर, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन चाहिए, इसीलिए यहां पे योर के कारण नाउन आया। 12 में कैसे पता चला वर्ब है? क्योंकि जब आदेश वाले वाक्य होते हैं तो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, और अगर नेगेटिव आदेश वाले होते हैं तो डोंट, इंपरेटिव सेंटेंस, बी हैप्पी, डोंट बी सैड, देखो वर्ब का बेस फॉर्म ही है। हो गया? चलो अब आप ये आज देखो, क्योंकि अभी हम लोग वर्ब के फॉर्म्स को पहले याद करेंगे और उसके साथ जो वर्ब्स के फॉर्म्स में हम कंफ्यूज कर रहे हैं उसको करेंगे। देखो फटाफट, वेयर, बेटा वियर मत बोलना, इट इज वेयर। वेयर मतलब पहनना, लेकिन पुट ऑन का मतलब भी पहनना होता है। तो बेटा वेयर का मतलब पहने हुए होना, अब पुट ऑन मतलब पहनना या लगाना, जैसे मेकअप लगाते हो, काजल लगाना, कपड़े पहनना, ये होता है पुट ऑन। स्टैंड, जैसे मैं खड़ी हूं, आई एम स्टैंडिंग, लेकिन टैक्सी स्टैंड होता है, साइकिल स्टैंड होता है, पेन स्टैंड होता है, यानी जहां पे वो चीज को रखा या खड़ा किया जाता है ना। बैठे से उठते हो तो स्टैंड अप। वॉन्डर, भटकना इधर उधर। वंडर, सोचना, आश्चर्य करना, सोचना मन ही मन में, है ना, वो वंडर। लेकिन 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में वंडर क्या है? वंडर का मतलब हो गया अजूबा। एम्प्लॉय और अपॉइंट में भी बहुत बारीक डिफरेंस है। अपॉइंट किसी पोस्ट पर होता है, एम्प्लॉय तो बस ऐसे ही किसी को आप नौकरी दे देते हो तो एम्प्लॉय करते हो, ठीक है। ओवरटेक एंड टेक ओवर, किसी से आगे निकल जाते हो तो ओवरटेक करते हो, और किसी को उसके पोस्ट से हटाकर उसकी जगह लेके बैठते हो तो क्या करते हो? टेक ओवर करते हो, ओवरटेक नहीं, ठीक है। देखो चलो सुनो, फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि वर्ब का मतलब कुछ और होगा, प्रेपोजिशन का मतलब कुछ और होगा, दोनों मिलके कुछ और मीनिंग देता है। जैसे टेक का मतलब लेना, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, लेकिन टेक ओवर का मीनिंग क्या है? पोस्ट से हटाकर उसकी जगह लेना। इसलिए फ्रेजल वर्ब में हम लोग को याद करना पड़ जाता है। चलिए अब ये आप आज के लिए आखिरी एक्सरसाइज रहेगा। He is dash a sweater, यानी वो पहना हुआ है। बेटा बताया था ना, इज एम आर के बाद V1 ING आता है। He is wearing a sweater. Dash your sweater, it is getting cold, पहन लो। Put on your sweater, it is getting cold. आप लोग सब लाइन में तो खड़े हैं लेकिन इधर उधर हो रहे हैं, एक लाइन में आ जाओ। स्टैंड इन अ क्यू, यानी क्योंकि पहले से खड़े हो आप। लेकिन यहां मैं कह रही हूं, तालियों के गड़गड़ाहट के बीच बहुत तारीफ हो रही थी। हैवी राउंड ऑफ अप्लॉज का मतलब तालियों के गड़गड़ाहट के बीच वो खड़ा हुआ। ही स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, ही स्टूड अप। कब? जब उसका नाम बुलाया गया और लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया। आई डैश वॉट टू कुक, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। आई वंडर वॉट टू कुक, समझ में नहीं आया तो वंडर्ड लगा दिया। लेकिन वर्ब तो वंडर ही लगाओगे। रोज सुबह देखते हो अपनी माँ को परेशान रहती है, क्या बनाए क्या बनाए, बनाएगी वही जो उनको बनाना है, लेकिन 70 लोग से पूछेंगी। और ये उधर उधर भटका पानी के लिए। ही वॉन्डर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। हम इस बॉयज के कॉलेज में महिलाओं को नौकरी पर नहीं रखते, तो कैसे बोले? वी डोंट एम्प्लॉय विमेन, नौकरी पे रखना इज एम्प्लॉय। लेकिन जो प्रिंसिपल है उसके सेक्रेटरी के रूप में उसे अपॉइंट किया गया। दे
अपॉइंटेड, क्योंकि मैंने क्या कहा था, नियुक्ति करना इज अपॉइंट, और ऐसी नौकरी पे बहाली करना इज एम्प्लॉय। जल्द ही जेट एयरवेज ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स जिनसे उनका मुकाबला था उनको पीछे छोड़ता हुआ बन गया नंबर 1 एयरलाइंस, है ना, एयरवेज में। बिकेम मतलब सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब ओवरटेक का सेकेंड फॉर्म चाहिए, ओवरटुक, आगे निकल गया। और जो नया सीईओ है वो जल्द ही अपने पदभार को संभालेगा। विल के साथ बेटा मॉडल है कैन, मॉडल है विल, उनके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है टेक ओवर। देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बेटा सबसे पहले आप लोग पीडीएफ को सामने रखो, नहीं तो बुक को सामने रखो। सबसे पहले या तो पीडीएफ को सामने रखो या तो बुक को सामने रखो, क्योंकि अगर आप सोचोगे हम यहां देख लेंगे और नेक्स्ट पेज तक हमें याद रहेगा तो आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो दोनों में से या तो क्लास नोट सामने रखो या पीडीएफ सामने रखो। क्लास नोट्स और वॉल्यूम 1 बिल्कुल अलग है ललित। चलो सुनो, ब्रीड, जैसे कहते हैं ना ये कुत्ता मेरा बहुत अच्छे ब्रीड का है, कौन सा ब्रीड है पूछते हैं ना, नस्ल की बात होती है। तो ब्रीड का मतलब पैदा करना भी होता है, यानी वैसे ही नस्ल पैदा करना इज ब्रीड, ठीक है। ब्रूड, कुढ़ना, चिढ़ना, यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, है ना, आप अपना पुराना सोच सोच के कुछ कुढ़ते रहते हो, चिढ़ते रहते हो, दैट इज ब्रूड। और ब्रूड का एक और मतलब है जो छोटे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक साथ जो पैदा हुए रहते हैं, वो ब्रूड होते हैं। सेल मतलब बेचना, रुको भी, सेल मतलब बेचना, तो बिक्री को कहते हैं सेल। बेटा ये जरूरी नहीं है कि सेल डिस्काउंट में हो, सेल का मतलब बिक्री होता है, ठीक है ना। आप लोग देखते हो बड़ा सा सेल लगा हुआ, सेल लगा हुआ कहते हो, तो सेल जो होता है वो बिक्री होता है, वो डिस्काउंट में बिक्री की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट आओ, कंप्लेन, शिकायत करना इज कंप्लेन, शिकायत करना कंप्लेन। सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाना है, ईडी लगा दीजिए। अगर आप टी लगा दोगे तो शिकायत पत्र बन जाएगा, टी लगा दोगे तो शिकायत पत्र बन जाएगा, ठीक है। एश्योर, तसल्ली देना, दिलासा देना, एश्योर। इंश्योरेंस करना इज इंश्योर, देखो इंश्योरेंस से बना है इंश्योर, और एनश्योर मतलब सुनिश्चित करना, एनश्योर मतलब सुनिश्चित करना, देखो ठीक है। ये सारा बेटा वोकैबुलरी में आता है, हालांकि है तो वर्ब, लेकिन मैंने आपको क्या कहा है, अगर हम सारे वर्ब, सारे नाउन, सारे एडजेक्टिव्स पढ़ लें तब क्या बन जाएगा, वो पूरा कंप्लीट वोकैब तैयार हो जाता है लगभग, है ना। नेक्स्ट देखो, डिनाई, किसी बात की सच्चाई से खंडन करना। आप कहोगे नहीं ये सच नहीं है, तो आप डिनाई कर रहे हो गया। रिफ्यूज, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, रिफ्यूज कर दिया। लेकिन अगर आप किसी बात की सच्चाई से खंडन कर रहे हो और सबूत के साथ कर रहे हो, यानी कोर्ट में सबूत के साथ होता है, तो रिबट और रिफ्यूट होता है। डिक्लाइन कर दिए, अस्वीकार कर दिया, है ना। अस्वीकार करना डिक्लाइन, लेकिन पतन भी तो डिक्लाइन होता है, जैसे डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। और डिक्लाइन का मतलब एक और होता है अस्वीकार करना। ब्रूड का मतलब बेटा एक होता है कुड़ना चिढ़ना, यार मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत खराब हुआ, क्या करे क्या करे, तो मैं ब्रूड कर रही हूं, ठीक है, आई एम ब्रूडिंग। लेकिन ब्रूड का मतलब एक और होता है, जो अंडों से बच्चे निकलते हैं ना चिड़िया के, सारे जो छोटे छोटे बच्चे एक ही साथ जो निकलते हैं उनके झुंड को ब्रूड कहते हैं। देखो सबसे पहले इस पेज को अच्छे से देखो और याद रखना, अगर इसको आप सामने रखोगे तब इसके नेक्स्ट पेज वाला जो है ना वो अच्छे से बनेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। चलो अब जरा देखो,
बनाने की कोशिश करोगे, लेकिन वो पेज सामने रख के। चलो अब देखो ध्यान से, अच्छे से समझना जो मैंने आपको समझाया था। द डॉग इज ऑफ गुड ब्रीड, ये कुत्ता अच्छे नस्ल का है, ठीक है बेटा। ये एक प्रोवर्ब में आप पढ़ोगे इसको, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, मतलब अगर जान पहचान है किसी से तो इससे अवहेलना या अवमानना बढ़ती है। मतलब समझते हो क्या है? आपको दो प्रोवर्ब्स सुनाऊंगी, मजेदार प्रोवर्ब से, ध्यान से सुनना। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी अगर आप किसी के एब्सेंस में देखते हो, मन करता है उससे मिले, है ना, वो काश मेरे साथ होता, दिल तरसता है उससे मिलने के लिए। तो एक कहावत है, एब्सेंस यानी किसी का अनुपस्थिति, मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी उसकी लालसा, उसकी मनोकामना होती है। और जब वो पास आ जाता है, आपकी उससे शादी हो जाती है, फिर लगता है यार इसी के लिए इतना पागल थे। यानी कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना या अवहेलना, यानी जब आपकी जान पहचान किसी से हो जाती है तो आपका मन उसके लिए तिरस्कार की भावना के साथ भर जाता है ना। डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट, ब्रूड का मतलब हो गया क्या, कुढ़ना, परेशान होना, चिढ़ना, हमेशा इरिटेट होते रहना। सी द डैश ऑफ ईगलेट्स, बेटा ईगल के जो बच्चे होते हैं ना, जो चील होते हैं ना, चिड़िया है, ये एक तरह का पंछी है, चील के बच्चे यानी ईगल के बच्चे ईगलेट्स कहलाते हैं। कहोगे सी द ब्रूड ऑफ द ईगलेट्स, यानी कि जो ईगलेट्स के झुंड है, यानी छोटे बच्चों का झुंड है। गुड बुक्स सेल लाइक हॉट केक्स, ये एक कहावत है, सेल लाइक हॉट केक्स, इसका मतलब है फटाफट बिक जाना, टू सेल इमीडिएटली, फटाफट बिक जाना। अब मैं कह रही हूं जो वुलन क्लोथ्स का बिक्री है ना, उसकी बिक्री, द सेल ऑफ वुलन क्लोथ्स डिप्स इन समर। he dash against them, उसने शिकायत कर दी। पीछे के पेज के वर्ड्स देखकर यहां फिट करो, और कर दी अगर मैं कहूं तो कंप्लेंट हो गया। और अब मुझे आर्टिकल के बाद याद रखना एक बात, आर्टिकल के साथ नाउन आता है ना, तो यहां पे नाउन लगाए तो क्या होगा, कंप्लेंट, नाउन के रूप में कंप्लेंट, वर्ब के रूप में कंप्लेन जिसमें ईडी लगाओगे, कंप्लेंट। मैंने सुनिश्चित किया, आई एनश्योर्ड, या आई एनश्योर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पे पास्ट टेंस है इसलिए मैंने पास्ट लगा दिया। मैंने उसे तसल्ली दिया, आई एश्योर यू ऑफ योर हेल्प, ऑफ माई हेल्प, मैं तुम्हें तसल्ली या दिलासा देती हूं कि मैं तुम्हें क्या करूंगी, हेल्प करूंगी। He dashed his car against theft, he insured, उसने चोरी के अगेंस्ट अपना कार को इंश्योरेंस करवा लिया, एक्सीडेंट के अगेंस्ट भी। He dashed to have stolen my watch, उसने सीधा सीधा मना कर दिया कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, उसने मुझे सहायता करने से मना कर दिया, मना कर दिया, तो मैं सेकेंड फॉर्म यूज कर रही हूं, ठीक है। और हमारे जो प्रस्ताव थे उसने उसको अस्वीकार कर दिया, he declined। बेटा फॉर्म मत देखो, अब सिर्फ देखो वर्ब सही बैठ रहा है। उसका जो नाम था उसके गलत काम के कारण नीचे चला गया, डिक्लाइन कर गया, डिक्लाइंड। और उसने अच्छे सबूत के साथ, ठोस सबूत के साथ, तो बेटा रिफ्यूट करोगे या रिबट करोगे, सबूत के साथ करते हो तो रिफ्यूट और रिबट का इस्तेमाल होता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट में, कॉम्प्लीमेंट, PLI वाला, कॉम्प्लीमेंट PLE वाला। PLE वाले से ऐसे याद रखो ना यार, आप लोग बहुत आराम से याद होगा, पता कैसे, PLE से बना है कंप्लीट,
जो कंप्लीट करे वो कॉम्प्लीमेंट। PLE मतलब हुआ कंप्लीट करे, यानी जो पूरा करता है, जो पूरक होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। और PLI वाला क्या है? ये है प्रशंसा करना या तारीफ, ठीक है। LOP में खत्म हो रहा है, ये क्या है? ये आप याद रखना, ढकना हुआ, चारों तरफ से कवर करना। चारों तरफ से कवर कौन करता है? लिफाफा। तो LOPE वाला लिफाफा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कंप्राइज, बनाना से बना होना। कंप्राइज कंसिस्ट ऑफ, एंड कंप्राइज के बदले में कंटेन, तो कंटेन का मतलब के अंदर होना। याद रखना बेटा, कंसिस्ट ऑफ इज इक्वल टू कंप्राइज, इसीलिए एक्टिव वॉइस में कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कंपोज बनाना, कंप्राइज से बना होना, कंप्राइज बनाना भी है, ठीक है। कंपोज होता है जैसे कोई चीज मिल के बना दिया, कोई चीज जैसे शब्दों को मिला के गीत बना दिया गया, वो, ठीक है। अवॉइड और शन का मतलब होता है से बचना, मीनिंग याद रखना है, अवॉइड और शन से बचना। और स्पर्न का मतलब होता है, जैसे देखते हो कभी कोई परेशान करता है तो थोड़ी देर तक आप इग्नोर करते हो उसको, है ना, यानी कि टू इग्नोर बिकॉज ही डज नॉट डिजर्व योर अटेंशन और लव, है ना, क्लियर। कैनवस और कैनवस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। VAS वाला होता है मोटा कपड़ा, जिसके जूते बनते हैं, जिसका टेंट बनता है, ठीक है। और VASS होता है घूम घूम के वोट मांगना, ठीक है। पहले एक बार इसको देखो आप, फिर इसको सामने रखो और फिर आप करोगे इसके बाद दिया हुआ एक्सरसाइज। यस, पोएम कंपोज होता है। I dashed him on his success. उसके कामयाबी पर मैंने उसे शुभकामनाएं दी, मैंने उसकी तारीफ की, दोनों में से कुछ भी लगा दो, कॉम्प्लीमेंट आएगा। जब कोई सक्सेसफुल होता है बेटा, आप उसकी तारीफ करते हो। स्पर्न का मतलब होता है नजरअंदाज करना। देखते हो कई बार लड़कियों को लड़के पीछा करते हैं, वो कुछ बोलती नहीं, नजरअंदाज करती है, वही स्पर्न होता है। अब सुनो, सक्सेस पे आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हो, लेकिन अगर मैं कहूं आई एक्सटेंड माई कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट मत लिखना, कॉम्प्लीमेंट्स लिखना। अब ये नाउन है, मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूं। सुनो ध्यान से, कई लोग लिख देते हैं बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। बेटा कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ही है बेस्ट विशेस, कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब ही है बेस्ट विशेस, इसीलिए उसके साथ बेस्ट वर्ड हटा देना, नहीं तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। द कपल एक दूसरे को कंप्लीट करता है, कंप्लीमेंट PLE वाला मतलब क्यों भाई, कहते हैं कि आप में जो गुण है और आपके हस्बैंड में जो गुण है, दोनों अगर सेम तरह का होगा तब तो फिर आपके पास बहुत सारे गुण होंगे जो नहीं रह जाएंगे, है ना, कोई भी बंदा में सब गुण तो नहीं होता। अगर आप मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हो, आपके हस्बैंड पढ़ाने में बहुत अच्छे, तो आप दोनों मिलके बहुत अच्छा एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो कोचिंग सेक्टर में, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक दूसरे के पूरक हो। अब दोनों पढ़ाने में अच्छे हो तो दोनों पढ़ाते रहो, कोचिंग गई भाड़ में, मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। इसका मतलब एक दूसरे का पूरक, जो आप में नहीं है वो पूरा कर रहा है कोई और, यानी कपल का मतलब वही तो हो गया हस्बैंड वाइफ। एटमॉस्फियर, ENVELOPS, अब S मत लगाओ तो भी चलेगा,